तो आज का जो एजेंडा है ना हमारी एपिसोड 1 का इस आपके इस डेवऑप्स सीरीज़ में वो है आपको बताना थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में कि नेटवर्किंग क्या होती है। और मैं आपको नेटवर्किंग बताऊंगा डेवऑप्स और बैकएंड के पर्सपेक्टिव में। मैं आपको कोई नेटवर्क इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब एक ओवरव्यू दूंगा कि नेटवर्क्स क्या होते हैं और क्यों आपको आना चाहिए। बिकॉज बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर जब आपने मल्टीपल सिस्टम्स को मैनेज करना होता है, उनकी जो इंटरकनेक्टिविटी है वो नेटवर्किंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, इवन के वर्चुअल मशीन्स को जब आप डिप्लॉय कर रहे होते हो या आप एक सबनेट में काम कर रहे हो, तो सबनेट क्या होता है, एक नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे सबनेट कहते हैं। तो होता क्या है कि जब आप सबनेट में भी काम कर रहे होते हो तब भी आपको देखना पड़ता है कि आप किस सबनेट में हो। बिकॉज डिफरेंट सबनेट्स में जब आप एड्रेस रेजोल्यूशन करते हो ना, तो प्रोटोकॉल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि आपके पास जो नेटवर्किंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो OSI आपको आना चाहिए। तो आपने यूनिवर्सिटी में नाम सुना होगा OSI का, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल है ये OSI। तो हम बेसिकली स्टार्ट यहीं से करेंगे OSI मॉडल से, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाएंगे आगे वाली चीज़ों पे। तो मेरी स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, मुझे बता देना अगर आपको हो स्क्रीन शेयर। तो आई थिंक हो रही है ना स्क्रीन शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो बेसिक आपका आर्किटेक्चर है पूरा वेब जिस पे चलता है, वो है क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लासेस में भी, और आज फिर बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो एक क्लाइंट है, और जो भी डिवाइस है इंटरनेट से कनेक्टेड है वो भी एक सर्वर बन सकती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो क्लाइंट और सर्वर हमेशा याद रखना, इन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये इंटरनेट पे बात करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसे हम HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास सबसे जो पहली चीज़ है वो है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। कोई भी डिवाइस आपके पास जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो क्लाइंट है, और सर्वर भी बनाई जा सकती है। कुछ रूल्स और फायरवॉल्स को चेंज करके आप अपनी क्लाइंट मशीन को खुद का सर्वर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर होता है। कोई भी मशीन, आपका स्मार्ट LED, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, ये सब लोग एज अ क्लाइंट एक्ट करते हैं और ये सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर है। उसके बाद आपके OSI लेयर मॉडल में आपको मैंने बताया था आपके पास 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा फिजिकल लेयर, वो लेयर है जहाँ से डेटा आता है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर आपका ईथरनेट केबल हो सकता है। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है, वायरलेस राउटर हो सकता है। ठीक है, या अगर आप स्पेशल इंटरनेट इस्तेमाल करते हो जो कि एजेंसीज वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो उनका अपना एक राउटर सिस्टम होता है जो कि बाकी इंटरनेट से डिसकनेक्टेड होता है। उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। तो जो फिजिकल लेयर है आपकी, जो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर जो है, ये डिसाइड करती है कि आपने कैसे डेटा को लेकर आना है। और आपको पता है पूरी दुनिया में इंटरनेट कोई भी ऑन नहीं करता। इंटरनेट को मल्टीपल कंपनीज की एंटिटी कंट्रोल करती हैं, लेकिन ऑन कोई नहीं करता। ठीक है, तो फिजिकल में आपके पास जो आता है वो आपने देखा होगा सबमरीन केबल मैप। ये पूरी दुनिया में बिछा हुआ है, समंदर के अंदर तारें बिछी हुई हैं जो कि आपके पास इंटरनेट लेके आती हैं। और पाकिस्तान पे जहाँ पे इंटरनेट टच करता है वो गवादर और कराची की पोर्ट है, जहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेट वर्ल्ड के कनेक्टिविटी से आता है। और उसके बाद यहीं से आगे सारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलता है जो कि आपको लेकर आता है आपके इधर लाहौर, फैसलाबाद और बाकी एरियाज तक। ठीक है, तो ये आपका सबमरीन केबल मैप है जो आप गूगल पे जाके ना देख सकते हो कि सबमरीन, सिर्फ गूगल पे लिखना सबमरीन केबल मैप और आप जाकर उसमें देख सकोगे कि आपका जो, मैं अगर आपको पाकिस्तान दिखा दूँ, तो पाकिस्तान आप उस मैप पे सर्च कर सकते हो, आपको यहाँ मिल जाएगा। ये इंडियन ओशन है और ये आपका इंडिया है और ये आपका पाकिस्तान है। तो अगर आप जूम करो तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट अवेलेबल है वह कराची और गवादर, दो जगह पे आपको पाकिस्तान में जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो आती है ग्लोबल। ठीक है ना, वहाँ से। तो जो आपकी ये वाली लेयर है ना, जो फिजिकल लेयर है, ये बेसिकली आपका राउटर है या आपकी ईथरनेट केबल है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर ये काम करती है। इसके बाद हम वापस चले जाएंगे फर्स्ट इधर एप्लीकेशन लेयर पे, बिकॉज यहाँ से चीज़ शुरू होती है, नीचे तक आती है। तो अब एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, ये वो चीज़ है जहाँ पे आपका सारा सोर्स कोड होता है। जैसे आपका जावास्क्रिप्ट है, आपका PHP है, ये कोई भी चीज़ है ना, वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, अगर आपने उसको एनक्रिप्ट करना है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पासवर्ड्स जो है वो एनक्रिप्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, और उनको डिक्रिप्ट किया जाता है जब डेटाबेस से रिट्रीव करना हो या डेटाबेस को सेंड करना हो। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये ट्रांसलेट करती है, तो डेटा को कंप्रेस कर देगी।
ठीक है ना। जिस तरह गूगल कंप्रेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, अगर आपने कभी बिग डेटा में काम किया हो तो बिग डेटा में कंप्रेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बिग डेटा हडूप के अंदर खास तौर पर। हडूप क्या करता है, आपकी फ़ाइल को तोड़ देता है मल्टीपल डेटा नोड्स के ऊपर, और उनका चेक रखता है कि कितनी फ़ाइल किसी सिस्टम ने किस तरह तोड़ी थी। ठीक है, ये सारा कुछ प्रेजेंटेशन लेयर में डिसाइड किया जाता है कि कहाँ से क्या क्या कुछ करना है। पर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ नहीं किया जाता। लेकिन जो बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं या बिग डेटा हाइव के स्टोरेज हैं, ये कसेंड्रा डेटाबेसेस हैं, तो वहाँ पे फिर आपको ना ये एनक्रिप्शन या ट्रांसलेशन डेटा करनी पड़ती है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो वो जो आप उसका जो कोड लिखते हो ना, वो ये प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करती है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर है। सेशन लेयर आपके जितने भी एपीआईज, मैं आपको आगे जाके जब हम एपीआईज पे बात करेंगे तब मैं सेशन लेयर को अलग से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, लेकिन अभी बस इतना समझो कि आपका जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ना, जो स्टोरेज करना है, यानी कि जो टीसीपी का ये एक जो सर्वर होता है ना, वो स्टोर करता है आपका सेशन आईडी कि किस सेशन से आप आए हो। ठीक है, और अगर आपने कोई वेब सॉकेट लिखा है, इस तरह चैट एप्लीकेशन मैसेंजर है, ठीक है, या व्हाट्सएप है, ये सब लोग सॉकेट रखते हैं अपने पास, इसको वेब सॉकेट्स कहते हैं। हम वेब सॉकेट से भी आगे जाकर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपने कोई चैट एप्लीकेशन किसी भी तरह की बनानी है तो सेशन जो लेयर है वो आपकी ये सब कुछ एस्टेब्लिश कर रही होती है, ये ध्यान रखती है कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके पास जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। यहाँ पे आके आपका डेटा पहली बार एक वो बनता है जिसे हम स्ट्रीम कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में स्ट्रीम कह लो। ठीक है, तो स्ट्रीम बनता है यहाँ पे। स्ट्रीम कैसे बनता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, आपके डेटा को ना आईपी एड्रेस देती है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और सोर्स आईपी एड्रेस। बेसिकली वो पता लगाती है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और बेसिकली आपका जो है वो ऑटोमेटिकली सोर्स आईपी एड्रेस बन जाता है। और जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट सेंड की वो एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। अब जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो सर्च किया जाता है, वो कौन करता है अभी आपको बाद में बताता हूँ। अभी बस इतना देखो कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्या करती है, ये आपके उस डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है ना, तो सेगमेंट में क्या होता है, आपको आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और दूसरा आईपी एड्रेस जो कि आपका सोर्स आईपी एड्रेस है। उसके बाद आप जाते हो नेटवर्क लेयर में। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है, उसको पैकेट में चेंज कर देती है। पैकेट में चेंज कैसे करती है कि उस पर पोर्ट्स मेंशन कर देती है। ठीक है ना, सॉरी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पोर्ट मेंशन करती है, पोर्ट बताती है कि डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है और आपकी जो सोर्स पोर्ट है कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है। और नेटवर्क लेयर जो है ना, ये आपका आईपी एड्रेस असाइन करती है, और ये बेसिकली सोर्स आईपी एड्रेस और आपका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसे असाइन कर देगी। और ये पैकेट यहाँ तक नेटवर्क लेयर तक जो है ना वो चीज़ सेगमेंट होती है, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर तक चीज़ सेगमेंट होती है, नेटवर्क लेयर में आके वो पैकेट बन जाती है। ठीक है, और पैकेट के बाद जो लास्ट लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, ये मैक एड्रेस ऐड करती है, फिजिकल एड्रेसिंग कहते हैं इसे। और मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हर एक कंप्यूटर का, हर एक लैपटॉप के अंदर एक एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं उसे। आपके लैपटॉप में भी होगा, आपके डेस्कटॉप में भी होगा। हर इंटरनेट की डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसके अंदर एक एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और वो पूरी दुनिया में उसका मैक एड्रेस यूनिक होता है। ठीक है, वो सेम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। तो ये जो डेटा लिंक लेयर है ये उस आपके रिक्वेस्ट को मैक एड्रेस असाइन करती है कि ताकि वो उसी डिवाइस तक जाए जहाँ पे उसको इंटेंशनली भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका जो पैकेट है वो फ्रेम में चेंज हो जाता है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सिंपल डेटा था। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या हुआ, उसने ट्रांसपोर्ट लेयर में आके सेगमेंट बनाया, नेटवर्क लेयर में आके उसने फ्रेम बनाया, और उसके बाद पैकेट बनाया, और पैकेट के बाद उसने डेटा लिंक में आके फ्रेम बना दिया। तो ये बात में याद रखनी है कि आपका जो प्रोसेस है वो इस तरह से ऊपर से नीचे चलता है। एप्लीकेशन में कोड है, प्रेजेंटेशन में उसकी इंक्रिप्शन और कंप्रेशन है, सेशन में अगर सर्वर साइड पे कुछ स्टोर करना है कुकीज़ वगैरह तो वो रखे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है पहली बार आके आपको पोर्ट देती है कि किस पोर्ट से आ रहा है और किस पोर्ट पे जाना है। ठीक है, और नेटवर्क की लेयर आपको बताती है कि आपने आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है और सोर्स आईपी एड्रेस क्या है। और डेटा लिंक लेयर आपको बताती है कि आपका मैक एड्रेस क्या है, जो कि डेस्टिनेशन मैक है और सोर्स मैक है। तो याद रखना, सबसे पहले पैकेट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये आपने ना मिक्स नहीं करना। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस फॉर्मेट में होता है, तो वो सेगमेंट्स में होता है। नेटवर्क लेयर में वो डेटा पैकेट्स में शिफ्ट हो जाता है, और डेटा लिंक लेयर में आके वो फ्रेम्स बन जाता है। अब उन फ्रेम्स को कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल लेयर में जाकर बिट्स के अंदर। ये कौन करता है, ये आपका हार्डवेयर करता है। ये आपके एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर्स लगे हुए हैं आपके प्रोसेसर्स के अंदर, ये वो कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं फिजिकल में। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, पूछा जाता है कि जब डेटा लिंक से आप फिजिकल लेयर में जाते हो तो जो आप डेटा कन्वर्ट करते हो वो तो स्ट्रिंग में होता है, लाइक स्ट्रिंग है ना, कोड आप लिखते हो एक स्ट्रिंग है। सी प्लस का कोड लिखा, जावा कोड लिखा, जावा स्क्रिप्ट का लिखा, तो वो स्ट्रिंग है।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिंग को कैसे आप कन्वर्ट करोगे ना बिट्स में और ये सारा कुछ। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि डायरेक्ट कभी भी स्ट्रिंग कन्वर्जन, जब आप जेसन सेंड करते हो, आपने देखा होगा जेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं उसे, और वही इंटरनेट का सबसे मेन सोर्स है कम्युनिकेशन का, जेसन डेटा से। ठीक है ना। तो क्या होता है, उसको हम पहले सीरियलाइज करते हैं। तो हमेशा आपसे जब कोई पूछेगा ना कि जब आप डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में जाते हो तो डेटा को आप बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हो, तो आपने कहना कि पहले हम सीरियलाइजेशन करते हैं, डेटा सीरियलाइजेशन होती है। अगर आपने कभी एपीआई लिखी हो तो आपको पता है जेसन को हम सीरियलाइज करके सेंड करते हैं। ठीक है ना। तो डेटा लिंक लेयर से जो डेटा उसको सीरियलाइज किया जाता है और फिर उसके बाद उसको फिजिकल लेयर में डाला जाता है। ये भी आपका कोड ही कर रहा होता है एक्चुअली में। ठीक है। तो ये आपका OSI मॉडल है, बैक एंड और डेवऑप्स में जितना आपको आना चाहिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो इनकी डिटेल्स हैं वो आप नेटवर्किंग, अगर आपने नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो आप वो पढ़ो, तो वो फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो बैक एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको आना ज़रूरी था, डेवऑप्स के लिए, वो इतना काफ़ी था। अब आज हमारी नेक्स्ट चीज़ पे जो कि हमारा है HTTP प्रोटोकॉल। उससे पहले बस एक चीज़ आपको बतानी है कि आजकल दो मॉडल्स बड़े फेमस है। OSI मैंने आपको बता दिया, एक TCP/IP का मॉडल है। ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट सेम चीज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है ना, उसको TCP/IP ने एक नेटवर्क इंटरफेस लेयर में डाल दिया है, और जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन की लेयर है ना, उन सबको एप्लीकेशन में लेयर में डाल दिया है। TCP/IP ने 4 लेयर्स में काम खत्म कर दिया, क्योंकि OSI मॉडल 7 लेयर में कर रहा था। ठीक है ना। तो OSI 7 लेयर्स में कर रहा था, TCP/IP ने वही चीज़ सेम आगे कर दिया आपके पास 4 लेयर्स में। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और नेटवर्क इंटरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे हुए। एप्लीकेशन में आपके पास HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहते हैं, पूरा इंटरनेट इसी पे काम करता है। उसके बाद FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जितनी भी फाइल ट्रांसफर होती है इंटरनेट के थ्रू, जो आप डाउनलोड करते हो या आप अपलोड करते हो, सारा कुछ FTP से होता है। ठीक है ना। अभी NTP, DHCP ये आपको भी जानने की जरूरत नहीं, ये सारे के सारे नेटवर्क इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। पिंग का आपको पता होगा, पिंग एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर की अवेलेबिलिटी के लिए। DHCP का आपको बता देता हूँ, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, पर आपको ये पता होना जरूरी नहीं है, नेवर रिक्वायर्ड। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करनी वो है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP और UDP। ठीक है। अब TCP और UDP क्या है? TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये डेवऑप्स इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेट्स से अगर आप एक गेमिंग कंपनी में हो जहाँ पे आप गेम डेवलपमेंट करते हो और ऑनलाइन गेम डिज़ाइन कर रहे हो, और आपको कहा जाता है कि हमारी एक गेम है, इसका ऑनलाइन वर्जन हमने बनाया और हमने अब इसको डिप्लॉय करना है अक्रॉस फॉर प्ले स्टोर, और इसका बैकएंड पूरा डिज़ाइन करना है। तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि जो गेम डिज़ाइन है या जो गेम का बैकएंड लिखा जाता है वो मोस्टली UDP में लिखा जाता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में। UDP में इसलिए लिखा जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है TCP की वो हैवी है। मैं आपको TCP का वीडियो एंड पे दे दूंगा, आप TCP की वीडियो देख लेना अगर आपने ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है। पर TCP हैवी है एज़ कम्पेयर टू UDP। उसका मतलब क्या है कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कंजेशन कंट्रोल पे काम करता है। कंजेशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों साइड से सेशन को एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है। 3 वे हैंडशेक होता है इसमें। 3 वे हैंडशेक क्या होता है? सबसे पहले आपका कंप्यूटर दूसरे सर्वर को सिन रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट। ठीक है ना। तो सर्वर अगर ऑन होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा सिन एक रिक्वेस्ट के साथ कि सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेज्ड, कि मुझे सिंक आपका एक्नॉलेज्ड हो गया है। फिर आपका जो कंप्यूटर है उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा वापस एक्नॉलेज रिक्वेस्ट सेंड करके। तो ये 3 वे हैंडशेक है TCP के अंदर। तो आप खुद सोचो कि जहाँ पे ये 3 वे हैंडशेक होता हो, ठीक है ना, और स्टेट फुल प्रोटोकॉल है ये स्टेट दोनों साइड पे स्टोर करता है। आपके सर्वर को पता होता है कि ये क्लाइंट कौन सा है, तभी तो वो कम्युनिकेशन करता है। और इस तरह आपके क्लाइंट को पता होता है कि सर्वर मैं किससे बात कर रहा हूँ, तभी तो उसको हैंडशेक का रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। ठीक है। लेकिन UDP जो है ना, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये बेसिकली इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटा आ रहा है जा रहा है, ये पैकेट्स को सेंड करता रहेगा। TCP याद रखना, TCP हमेशा पूरे पैकेट को वैलिडेट करता है। अगर TCP को वैलिडेशन ना मिले, ठीक है ना, तो क्या होता है कि आपका वो रिक्वेस्ट वापस दोबारा मंगवाई जाती है। एग्जांपल लेता हूँ, फाइल डाउनलोड सिस्टम है। फाइल डाउनलोड हमेशा TCP में की जाती है, बिकॉज अगर UDP में की जाएगी तो आपको फाइल करप्ट मिलेगी। TCP क्या करता है? फाइल के एक एक पार्ट को सेंड करते हुए मेक श्योर करता है कि वो फाइल का पार्ट बाकी गया था कि नहीं गया था, और अगर वो नहीं गया होता तो ये री रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे वापस सेंड करो, मुझे ये पार्ट फाइल का नहीं मिला। तो TCP देखो खुद से समझ आ गया आपको कि TCP टाइम लेगा, UDP टाइम नहीं लेता। तो गेमिंग में क्या होता है, आपके पास मिली सेकेंड्स की लेटेंसी होती है। आपने PUBG खेली है, आपने वॉलोरेंट खेली है, कभी आपको लैग नहीं मिलेगा वहाँ पे, अगर आपका इंटरनेट सही है। ठीक है। तो वो लोग कैसे मेंटेन करते हैं? उनके पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है सबसे पहले, तो दूसरा ये कि वो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। आप जाके PUBG के इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, टेंसेंट के इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, या आप जाके बाइट डांस के इंजीनियरिंग ब्लॉग पढ़ सकते हो कि वो लोग कैसे मिली सेकेंड्स की लेटेंसीज को मेंटेन करते हैं UDP के साथ।
ठीक है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जब आप कंपनी में होते हो कि आपने यूडीपी पे रह के काम करना है कि आपने टीसीपी पे काम करना है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जो कॉलिंग सिस्टम्स हैं, फ़ोन सिस्टम्स हैं, ये सारे यूडीपी पे चल रहे हैं मोस्टली, ठीक है ना। बिकॉज इसमें डेटा फ्लो की वो नहीं है, कंकरेंसी नहीं है, और ना ही इतना ज़रूरत है आपको दोनों साइड से आवाज़ आ रही है और जा रही, तो वो बेसिकली आपको फ्लो में चाहिए, उसमें लेटेंसी नहीं आनी चाहिए। पर टीसीपी के अंदर जिस तरह फाइल डाउनलोड की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, तो ये मोस्टली आपका जो 90% इंटरनेट है ना वो टीसीपी पे चलता है, 10% यूडीपी पे चल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, गूगल एक रेवोल्यूशन लेके आया है, वो मैं आपको किसी और दिन डिस्कस करके बताऊंगा। अगर आपने खुद उसके बारे में पढ़ना है पढ़ सकते हो, उसका नाम है क्विस प्रोटोकॉल, KYUIC। तो आप जाके गूगल पे लिख सकते हैं KYUIC, ठीक है ना, क्विस प्रोटोकॉल लिखोगे तो ये आपको गूगल का एक प्रोटोकॉल मिलेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये गूगल ने 2013 में डिज़ाइन किया था, और अब ये बेसिकली क्रोम का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। क्रोम अब बैकएंड पे टीसीपी इस्तेमाल नहीं करता, बेसिकली क्विस को इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। और क्विस प्रोटोकॉल जो है ये आपके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्विस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्विस यूजेस सर्वर यूडीपी पोर्ट 443 इंस्टेड ऑफ टीसीपी 443। तो ट्विस हैज़ नो हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग, ठीक है। तो क्विस प्रोटोकॉल जो है ये टीसीपी को ख़त्म करने के लिए गूगल ने बनाया, और ये बेसिकली हेडलेस है, और ये बड़ा डिटेल्ड चीज़ें हैं इसके बारे में। लेकिन ये गूगल की इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के साथ एक कोलैबोरेशन थी, जिसको IETF कहते हैं, जो कि प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करती है पूरे इंटरनेट के लिए। और आप देखोगे आज से 5 साल के बाद लोग टीसीपी को नहीं इस्तेमाल करेंगे, लोग क्विज को इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सर्व प्रिडिक्शंस करता रहता हूँ, बाद में वो सच भी हो जाती हैं। तो आप जाके इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, क्रोमियम ने मल्टीप्लेक्स ट्रांसपोर्ट ओवर यूडीपी। तो ये बेसिकली इस्तेमाल करता है बफर प्रोटोकॉल्स को, ये बेसिकली आपके नॉर्मल HTTP को रिप्लेस करता है बफर के साथ, ठीक है। तो बफर के बारे में किसी डिटेल में बात करेंगे, पर अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इतना काफ़ी है कि यूडीपी अब आगे जाकर स्टैंडर्ड होने वाला है बहुत जल्द, कुछ अरसे में। लेकिन अभी तक आपके इंटरनेट का 90% जो पार्ट है वो कंट्रोल करता है टीसीपी। अब आ जाओ, आपका एक सिंपल रिक्वेस्ट कैसे जाती है, बिकॉज सबसे बेस्ट तरीका है रिक्वेस्ट सेंड करके देखना। तस्वीर देखने से कुछ समझ नहीं आता, मुझे भी पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बस यहाँ पे आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक बेसिकली नॉर्मल सा फाइल रिक्वेस्ट कैसे दिखती है। तो आपने यहाँ पे देखा मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड की है, मुझे test.html चाहिए, और मैंने लिखा है HTTP, मुझे HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए चाहिए, और उसका वर्जन मैंने लिखा है 1.1। HTTP के ना 2-3 वर्जन्स हैं, 1 है 1.1 है। तो ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि HTTP के वर्जन्स क्या, आप गूगल पे जाकर लिखो आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं पता होने की, बस इतना बताना चाहिए कि HTTP प्रोटोकॉल क्या है और कैसे काम करता है। उसके बाद होस्ट है। होस्ट क्या है, जिस वेबसाइट को आपने रिक्वेस्ट सेंड की वो होस्ट है, ठीक है। यानी कि मैंने गूगल को सेंड किया, मैंने फेसबुक को सेंड किया, तो ये बेसिकली होस्ट है। मैं उससे एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के URL पे, URL क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, याद रखना, लोग बहुत लोगों को पता नहीं होता URL की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर याद रखना, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, URL क्या होता है। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ये पूरा URL है आपका, ये वाला, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसे हम URL कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये एक्सेप्ट करेगा, आगे फाइल फॉर्मेट बताया हुआ है क्या एक्सेप्ट करूँगा, इमेज, ठीक है ना, और आगे लिखा हुआ है GIF, और उसके बाद एक्सेप्ट लैंग्वेज है, एनकोडिंग gzip और डीफ्लेट, मुझे जिप यानी कंप्रेशन करके डेटा सेंड कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था ना कंप्रेशन की लेयर होती है, तो ये बेसिकली ये एनकोडिंग है ना gzip वाली, ये कंप्रेशन करने के बाद ही आती है। और यूज़र एजेंट जो है ये आपका मोजिला है, बेसिकली आपको यूज़र एजेंट मिल जाएगा आपका क्रोम और डिफरेंट ब्राउजर्स, तो ये पूरा एक हेडर होता है। तो ये सारी सारी चीज़ें जितनी भी होस्ट और गेट के अलावा ये सारे सारे हेडर्स होते हैं, ठीक है। ये आपकी रिक्वेस्ट में एज साथ जाते हैं ताकि उसको पता लगे कि कहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, किस तरह जा रही है, और कंटेंट लेंथ एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ये भी सारा उसमें लिखा होता है। अब मैं आपको ये लाइव रेप्लिकेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो तैयार हो जाओ। तो ये आपके पास खुल गया कंसोल, ठीक है, इसे हम कहते हैं गूगल डेवलपर कंसोल, सॉरी क्रोम डेवलपर कंसोल। तो ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट टूल है मेजर करने का कि कैसे आपकी वेबसाइट बिहेव करती है। याद रखना हमारा पूरा एक सेशन होगा डेवऑप्स में नहीं बल्कि बैक एंड शो में ही, जो कि होगा डेव टूलिंग, वेबसाइट्स को डेव टूल करके उनकी स्पीड, लेटेंसी, ऑप्टिमाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे आप वेबसाइट को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप नेटवर्क टैब इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा नेटवर्क टैब में मैं google.com को रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, ठीक है। तो लेट्स google.com, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि मैं google.com को मैं रिक्वेस्ट सेंड की है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इतनी सारी रिक्वेस्ट मेरे ब्राउज़र ने यानी कि मेरे क्लाइंट ने उसे सेंड की हैं। अब याद रखना आपका ब्राउज़र यहाँ पे क्लाइंट है और मैं गूगल के सर्वर से बात करना चाहता हूँ, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको google.com, अब देखो ज़रा गौर से देखना,
तो मैंने google.com को एक रिक्वेस्ट सेंड की गेट की, ठीक है, बिकॉज मुझे google.com चाहिए, ठीक है। और उसका रिमोट एड्रेस था ये गूगल का IPv6 IP एड्रेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गूगल को रिक्वेस्ट सेंड की है पोर्ट 443 पे। मैंने अभी आपको बताया कि जो क्विज प्रोटोकॉल है क्रोम का वो क्या इस्तेमाल करता है, पोर्ट 443 को ऑन टॉप ऑफ TCP, ठीक है। तो याद रखना क्रोम से मोस्टली जो रिक्वेस्ट जाती हैं वो 443 पे ही जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अनलेस कि आप खुद से कोई पोर्ट स्पेसिफाई ना कर दो। तो गूगल ने क्या किया, 301 स्टेटस का मतलब क्या होता है, जो HTTP में स्टेटस कोड्स है ना, 200 से लेके 204 तक का मतलब होता है सक्सेस, 300 का मतलब होता है रीडायरेक्ट, और 400 का मतलब होता है क्लाइंट एरर, और 500 से लेके 504 तक का मतलब होता है सर्वर साइड पे एरर आ रहा है, ठीक है। क्लाइंट एरर क्या होता है, कोई ऐसा पेज एक्सेस करो जो कि एग्जिस्ट ना करता हो तो क्लाइंट एरर आएगा, पेज डज नॉट एग्जिस्ट पता है आपको। और सर्वर एरर क्या होता है कि डेटाबेस में कोई एंट्री ऐड नहीं हुई, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो वो सर्वर एरर होते हैं, उनका जो कोड होता है वो होगा हमेशा 500 की रेंज में, ठीक है। तो रिमोट एड्रेस ये आपको मैंने बता दिया, गूगल का IPv6 एड्रेस है, IPv4 नहीं बल्कि IPv6 एड्रेस है, जिसको मेरे ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट सेंड किया 443 पे। उस रिक्वेस्ट का मेथड है गेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप आके देख सकते हो रिक्वेस्ट हेडर्स में अगर आपको दिखाऊं तो ये आपके पास रिस्पॉन्स के हेडर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये रिस्पॉन्स जो गूगल ने मुझे रिस्पॉन्स सेंड किया है वो ये है। गूगल ने मुझे बोला है कि ये उनका अपना मेथड है रिस्पॉन्स सेंड करने का। कैश कंट्रोल उन्होंने कहा पब्लिक, और आपका जो कैश में डेटा स्टोर रहेगा वो इतनी टाइम तक रहेगा, ये सेकंड्स में है, ठीक है। और आप यहाँ पे वैसे एक गौर से चीज़ देखो, आप ये पढ़ सकते हो आगे क्या लिखा आ रहा है, स्टेटस कोड 301 फ्रॉम डिस्क कैश। इसका मतलब क्या है कि गूगल ने मेरी इस रिक्वेस्ट को गूगल के सर्वर से तो भेजा ही नहीं है, गूगल ने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी है कहाँ से, अपनी डिस्क के कैश में से उसने इसको किया, बिकॉज मेरा IP एड्रेस कई बार गूगल के पास गया होगा और गूगल ने कहा होगा कि ये जो IP एड्रेस आता रहता है हमारे पास, तो इसका कैश में स्टोर कर दो जो रिस्पॉन्स है और वहीं से सेंड करते रहो। तो मैंने आपको बोला था ना कि आपने एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या एज अ बैकएंड इंजीनियर रिड्यूस करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, कि जितनी कम से कम रिक्वेस्ट सेंड करोगे ना आप सर्वर्स को, उतना ज़्यादा बेहतर आपका सिस्टम होगा। नेटवर्क कॉल्स को रिड्यूस करना ही आपके बैकएंड इंजीनियरिंग की ऑप्टिमाइजेशन टास्क होती है, कि जितनी कम नेटवर्क कॉल्स होंगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतनी तेज़ रिस्पॉन्स सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट लेंथ है 220 और कंटेंट टाइप है HTML। मुझे गूगल ने HTML पेज सेंड किया जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और डेट है, उसके बाद एक्सपायर्स है कि सेशन एक्सपायर कब होगा, ठीक है। उसके बाद लोकेशन है कहाँ मैंने सर्वर सेंड किया, और सर्वर है गूगल का अपना सर्वर। वरना अगर आप कोई अपना वेबसाइट इस्तेमाल करो तो आप मोस्टली एनजिनिक्स पे काम करते हो, तो यहाँ पे एनजिनिक्स लिखा हुआ आएगा। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके इस तरह करोगे तो भी एनजिनिक्स लिखा हुआ आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे GWS का मतलब क्या, गूगल अपना सर्वर इस्तेमाल कर रहा है, इसका नाम है GWS। और आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, गूगल के काफ़ी सारे सर्वर्स हैं। तो इसने आपको किसी एक जगह से रिक्वेस्ट को राउट करके दिया। पर यहाँ पे जो मज़े की चीज़ है वो देखने वाली कि गूगल ने असल में आपको रीडायरेक्ट किया है 301 रिक्वेस्ट के साथ। और रीडायरेक्ट कहाँ पे किया है, www.google.com पे रीडायरेक्ट किया है। और वहाँ पे जाकर आप देखो आपको दोबारा से गेट गई है और उसने आपको 200 रिस्पॉन्स में सेंड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका और ये दोनों का IP एड्रेस आपको सेम मिलेगा। सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ATC है मोस्टली और यहाँ पे आपका B03 है, लेकिन ये दोनों एक ही सबनेट के ऊपर हैं। मैंने आपको बोला था ना कि सबनेटिंग क्या होती है, कि जब आपका एक ही IP एड्रेस की रेंज में मल्टीपल सर्वर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं सबनेटिंग। तो आप जाके सबनेट देख सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, गूगल पे देख लेना। और ये आपके रिस्पॉन्स के हेडर है, यहाँ पे उसने आपको सब कुछ सेंड किया, लेकिन यहाँ पे देखो उसने मुझे कुकीज़ सेंड की हैं, देख रहे हो मज़े की चीज़। यहाँ पे जब आपने google.com को रिक्वेस्ट किया उसने आपको रीडायरेक्ट किया www.google.com पे, और इसने आपको रिस्पॉन्स में सब कुछ ला के दिया जो आपको चाहिए था। उसने कुकीज़ ला के दी हैं, यानी मेरा गूगल अकाउंट ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुकीज़ का टाइम उसने दिया है और उसने सारा पाथ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपके जो रेलेवेंट हैं वो सिर्फ आपने ये देखना कि एक रिक्वेस्ट हैंडल कैसे की जाती है सर्वर साइड पे जाके ना। देखो कैश कंट्रोल प्राइवेट है, कंटेंट की इनकोडिंग BR है, और कंटेंट की लेंथ है 45,054, और टेक्स्ट HTML है, और उसकी जो इनकोडिंग है वो 4 सेट UTF-8 इनकोडेड है वो टेक्स्ट, ठीक है। सर्वर फिर से GWS है। अब आपको दिखाता हूँ मज़े की चीज़। अब जो भी चीज़ आपको यहाँ पे इस पेज पर नजर आ रही सारी आपको एज अ रिस्पॉन्स गूगल ने सेंड की है, हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड की थी। अब याद रखो ये चीज़ बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लोगों को फिर समझ नहीं आती। गेट रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो किसी भी वेबसाइट को, किसी भी सर्वर को, कि भाई मुझे आपका कोई फलां डेटा चाहिए। अब मेरा .com से मतलब क्या होता है कि मुझे ये वाला पेज चाहिए, होम पेज चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिकली होम पेज की रिक्वेस्ट है, ये आप जहाँ पे देख रहे हो ना, ये होम पेज है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिखूंगा तो वो फिर आगे चेंज होती रहेगी।
जो भी राउट मुझे चाहिए। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी आप इस तरह कुछ भी लिखते हो ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज पे जा रहा होता है। ठीक है, तो गूगल ने कहा ठीक है मैं आपको रिस्पॉन्स सेंड करता हूँ। उसने मुझे देखो मेरी फ़ोटो भेजी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर पड़ी हुई है। देखो ये फ़ोटो मेरी गूगल ने कहाँ पे स्टोर की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूआरएल है। ये अगर आप इसको नए टैब में ओपन करो ना, एक सेकेंड, ये देखो ये मेरी फ़ोटो है जो कि गूगल अकाउंट की होती है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल ने इसको इस यूआरएल पे स्टोर किया हुआ है अपने किसी डेटा सेंटर के अंदर। और ये बेसिकली गूगल की ना एपीआईज है, गूगल लिखता है। गूगल हर चीज़ को गेट करता है यूजिंग डिफरेंट एपीआईज। गूगल ने हर चीज़ के लिए एक एपीआई बना कर रखी हुई है। यहाँ तक गूगल अकाउंट की अलग से एपीआई है। तो ये एक एपीआई थी जहाँ से गूगल ने रिक्वेस्ट की सेंड की और उसने उसको गेट किया। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो रेफरल पॉलिसी ओरिजिन है। बेसिकली रिक्वेस्ट google.com से आई है, जो कि ओरिजिन सर्वर है गूगल का अपना। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ही सबनेट के ऊपर है। और अभी भी आप यहाँ पे गौर करो, आपको हर चीज़ मिल रही है डिस्क की कैश में से। कोई भी चीज़ आपको गूगल के सर्वर से डायरेक्ट नहीं आ रही, बिकॉज गूगल ने हर चीज़ आपके लिए कैश में स्टोर करके रखी हुई। ये देखो कितनी मतलब गूगल देखो अपने आप को कितना ऑप्टिमाइज करके चलाता है। गूगल से ज़्यादा बेस्ट जो टाइम है ना, जो टाइम है, लेटेंसीज हैं, यूजर गूगल से ज़्यादा बेस्ट वो दुनिया में किसी की भी नहीं है। गूगल से ज़्यादा फास्ट साइट दुनिया की कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो कि उनकी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने सब कुछ कैश में रखा हुआ है। उसके बाद आपको गूगल का लोगो मिल जाएगा, ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ये गूगल की कुछ फाइल्स हैं, ये फ़ॉन्ट्स हैं गूगल ने आपको सेंड किए हैं। फ़ॉन्ट्स हैं सारे के सारे, देखो ये फ़ॉन्ट फाइल है। ठीक है, ये आपका सर्च बॉक्स है, ये आपका जो सर्च बॉक्स है ये वाला। ठीक है, और नैव बार का लोगो है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आ गई, फिर CSS आ गई। ये सारी गूगल की लिखी हुई CSS है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्रोम एक्सटेंशन है, और ये आपकी content.css है जो कि आ रही है। ये सारे सारे आप आइकन्स, और ये सारे आइकन्स हैं। ये देखो ये डार्क आइकन, फ्लो आइकन, ये सारे आइकन्स आपको गूगल की है ना, ये लिंक पे जाके मिल जाएंगे। और कुछ रिक्वेस्ट ब्लॉक हो गई हैं। ठीक है ना, ये जो रेड कलर की सारी ब्लॉक कर दी गई हैं। तो ये बेसिकली मोस्टली ऐड ब्लॉकर लगे हुए हैं मेरे 2-3, तो वो जो ऐड वाली रिक्वेस्ट है ना वो सारी ब्लॉक हो जाती हैं, जो भी चीज़ ऐड पे जाना चाहती है। उसके बाद आपको मैनिफेस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिकली आपका PW है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप है। PW के बारे में बात करेंगे कभी आगे जाके, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि देखो इस तरह से रिक्वेस्ट आती है। अब रिस्पॉन्स आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की थी ना, रिक्वेस्ट उसके हेडर क्या थे। तो ये आपकी रिक्वेस्ट थी, आपने बोला मुझे www.google.com पे जाना है, मेथड मेरा गेट है, पाथ मेरा ये मैंने आपको बताया था ना कि आप इस वाले पाथ पे जा रहे हो, असल में बैकस्लैश पे। स्कीम आपकी HTTPS है, आप एक्सेप्ट करते हो कुछ भी दे दो, HTML एप्लीकेशन, HTML XML। ठीक है ना, इमेज इमेज और सब कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और आपकी इनकोडिंग जीजी पे डिफरेंट है, सब कुछ क्रोम खुद से करता है। ठीक है, एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस, कोई भी कुकीज़ आपने, ये कुकी जो है ना ये वाली, ये बेसिकली सिर्फ मेरी है, ये आपकी मेरी तरह नहीं होगी, यूनिक होती कुकीज़। तो कुकीज़ कहाँ से आती हैं, वेन एवर यू क्लिक, एक सेकंड रुको ज़रा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, मैं आपको कुकीज़ दिखाता, पर वो चीज़ चली गई है, वरना ये सारा कुछ चला जाएगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ, मैं कुकीज़ दिखाता हूँ। तो कुकीज़ क्या होती हैं, आपका सेशन होता है, मेरा जो गूगल अकाउंट है ना उसकी कुकी है जो कि गूगल के पास स्टोर्ड है। गूगल ने मैंने उसको एज अ कुकी सेंड किया। आप याद रखो क्या होता है, आपको गूगल ये किस तरह पता चलाता है कि उसने आपको कैश में से डेटा सेंड करना है कि उसने डेटाबेस को हिट करना है और वहाँ से डेटा लेकर आना है। ये गूगल को कुकी बताती है। अगर गूगल ने आपकी कुकी स्टोर की हुई है कैश में और आपने रिक्वेस्ट सेंड किया अपने ब्राउज़र से इस कुकी के साथ, गूगल इसे मैच करेगा। और अगर ये मैच हो जाती है तो गूगल को पता है कि आप पहले भी आते रहे हो। ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, आपको कैश में से उठा के दे देगा और आपके लिए नया कैश क्रिएट कर लेगा। अगर गूगल ने कुछ अपडेट वगैरह की है, ठीक है, तो वो नए कैश में आपका स्टोर कर देगा और आपको पुराने कैश से वैल्यू उठा के दे देगा। इस तरह से वो चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद सारे के सारे मेरे ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की है। देखो ये मेरे ब्राउज़र का यूज़र एजेंट है। जब आप वेब स्क्रैपिंग वगैरह करते हो ना या स्क्रैपर्स लिखते हो, तो आप खुद से एक फेक यूज़र एजेंट क्रिएट करते हो और आप उससे बताते हो क्रोम को कि मैं एक ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख लो ये क्लाइंट का डेटा है, ये सारा गूगल को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन गई है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। ठीक है ना, तो ये सारा गूगल को पता होता है कि आप किस ब्राउज़र से आए हो, मोबाइल से आए हो कि डेस्कटॉप व्यू से आए हो, आप सब कुछ गूगल जानता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि गूगल को ना पता हो। तो ये आपका ना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का HTTP प्रोटोकॉल है, जो कि काम करता है आपके पूरे इंटरनेट इस तरह से काम करता है। किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ सब कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, गूगल इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कहीं भी आप जाओगे ना, तो आपको हमेशा इस तरह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का आर्किटेक्चर मिलेगा। अब आपके लिए समझना आसान हो गया कि जो HTTP प्रोटोकॉल है उसका तो सबसे बेसिक जो मेथड है वो HTTP गेट मेथड है। ठीक है,
और अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है पोस्ट मेथड। ठीक है, पोस्ट मेथड क्या होता है, अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको ये दिखाना था कि ये अब वैसे मैंने सारा कुछ दिखा दिया, लेकिन फिर भी ये देख लो कि ये आपका स्टेटस कोड होता है, स्टेटस मैसेज होता है, वर्जन ऑफ प्रोटोकॉल होता है, डेट वगैरह, सर्वर वगैरह, सारा कुछ आपने देख लिया वहाँ पे। कंटेंट लेंथ और कंटेंट टाइप क्या होती है। ठीक है, ये सारा कुछ इस तरह से इंटरनेट पूरा काम करता है। ये जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है ना, ये सारा का सारा इस HTTP इस चीज़ पे काम करता है, मेथड्स के ऊपर। एक मेथड आपने गेट पढ़ लिया, गेट देख भी लिया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, वो डेटा को सेंड करता है। जब आप लॉग इन करते हो, साइन अप करते हो, या कोई भी डेटा सेंड करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, कुछ भी करते हो ना, कोई भी फॉर्म फिल करते हो, सब कुछ हो रहा होता है पोस्ट के जरिए। ठीक है, और पोस्ट का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, ठीक है, वो जेसन हो सकता है, वो आपका XML हो सकता है। जो भी आपका सर्वर डिमांड करता है, जहाँ जिस पे आप पोस्ट कर रहे हो डेटा, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्मेट में से एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको जो सेकंड चीज़ पता होनी चाहिए वो पोस्ट मेथड का पता होना चाहिए कि पोस्ट मेथड क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट जो है वो डेटा को सेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ थर्ड मेथड जो क्या, पुट मेथड। पुट क्या करता है, जब आप कोई चीज़ अपडेट करते हो, अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है अपनी, ठीक है, तो पुट मेथड क्या करता है, उसी प्रोफाइल को अपडेट कर देता है। ठीक है, पुट क्या करेगा, जाके सर्वर पे जाएगा और उससे कहेगा कि भाई पुट रिक्वेस्ट है, तो इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, इसकी नई वैल्यू ये, या आपने यूज़र नेम चेंज किया, आपने पासवर्ड चेंज किया, और सब कुछ पुट रिक्वेस्ट से हो रहा होता है। और फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है डिलीट रिक्वेस्ट। डिलीट, तो डिलीट क्या कहती है, जाके आपकी डेटाबेस में से आपका रिकॉर्ड डिलीट कर देती है, या आपने जो भी डिलीट रिक्वेस्ट सेंड की है ये जाती है सर्वर पे, उसकी की से इसको फाइंड करती है डेटाबेस में और जाके डिलीट कर देती है। तो ये डिलीट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो ये आपका पूरे का पूरा HTTP प्रोटोकॉल के 4 पार्ट थे, मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला पार्ट था गेट का, जो कि डेटा को गेट करता है आपके लिए। पोस्ट का, जिसे आप डेटा को सेंड करते हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म में या कोई भी फॉर्मेट में। तीसरा मेथड आपका पुट का, जैसे आप डेटा को अपडेट करते हो। चौथा मेथड आपका डिलीट का, जैसे आप डेटा को डिलीट करते हो। ये 4 आपको पता होना चाहिए, इससे अलावा आपको भी पता होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ और भी हैं पर वो भी हमने पढ़ने, और हम आगे डिटेल में और डेप्थ में जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगा। तो अभी बस इतना आपके लिए आना ज़रूरी है। इसके बाद हमने बात करनी थी DNS के ऊपर, डोमेन नेम सर्वर्स के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करनी है, मैंने आपको शुरू में बोला इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं करता, इंटरनेट को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन स्टिल इंटरनेट को बंद किया जा सकता है अगर आपका DNS फेलियर हो जाए। ठीक है, अब DNS फेलियर क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, पूरी दुनिया में ना 7 लोग हैं जिनके पास कीज़ हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IEEE और IET, इन सबका मिलन है। ये 7 लोग हैं जिनको 7 चाबियां दी गई हैं, और वो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इधर आपके एशिया में, रशिया में, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इस तरह 7 कॉन्टिनेंट हैं आपके। ये 7 लोग हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इन 7 के पास ना 7 डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। ठीक है ना, की वो चाबी नहीं है कि दरवाज़ा खोलो तो चाबी आ जाएगी, वो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। तो आपकी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो एक DNS से कनेक्टेड है, सो डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर कहते हैं, जिस पे सारी की सारी डोमेन्स ICANN रजिस्टर करता है। ICANN क्या है, आप जाके गूगल पे लिख सकते हो, ICAN। तो ये ICANN जो है ना, अगर आप यहाँ पर सर्च करो तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IP एड्रेसेस को क्रिएट करती है, असाइन करती है, सब कुछ करती है। तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपके DNS को, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर्स को, पूरे इंटरनेट को IP एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ICANN है ये। तो ICANN ने ही उस DNS को स्टोर किया हुआ पूरे के पूरा रिकॉर्ड को एक मेन होल DNS में, जो कि पूरे ग्लोब का एक ही DNS है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या है, पूरी दुनिया के IP एड्रेसेस सेव हैं उनके रिस्पेक्टिव डोमेन्स के साथ। तो अब होगा क्या, अगर किसी ने जाके उस DNS को बंद कर दिया तो आपका पूरे का पूरा इंटरनेट एक तरह से शट डाउन हो जाएगा या क्रैश कर जाएगा, कहो तो आसान लफ्ज़ों में। और जैसे ही दोबारा उसे ऑन करोगे दोबारा वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी मुश्किल है, उसको बंद करना इतना आसान नहीं है। उसको बंद करने के लिए आपको सबसे पहले तो उस फैसिलिटी में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो DNS है। 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, मतलब पहले आपको दीवार को किसी तरह मतलब आई थिंक 7 लेयर्स ऑफ एलुमिनियम और स्टील से वो दीवारें बनी हुई हैं उसकी। तो वो अगर आप काट के अंदर चले भी जाते हो तो गार्ड्स आ जाएंगे, फिर ऑटोमेटिक डोर्स आ जाते हैं। अगर आप सब कुछ काट के फिर भी किसी तरह अंदर पहुंच जाते हो ना, तो आपको उस DNS को बंद करने के लिए उन 7 लोगों की कीज़ के डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। यानी कि जब तक वो 7 लोग इकट्ठे एक जगह पे ना आपको मिल जाएं,
या आप उनकी की ना चुरा लो, तब तक आप उसे बंद नहीं कर सकते। और जब वो 7 लोग एक जगह पे आके उस की डिजिटल सिग्नेचर के साथ उसे बंद करने की कोशिश करेंगे ना, तब वो बंद होगा, उसके बगैर वो बंद नहीं हो सकता। तो 7 लोगों को एक जगह पे लेके आना ही बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल काम है इंटरनेट को बंद करना, अगर कोई करना भी चाहे तो। अगर आपने करना है तो कोशिश कर लेना। बट स्टिल आपको यहाँ पे डीएनएस बताने का मतलब ये था ताकि आपको एहसास हो डीएनएस की इंपॉर्टेंस का। दुनिया में जितने बड़े बड़े क्रैशेज आज तक हुए हैं ना, आपको फेसबुक का क्रैश याद है लास्ट जो 8 घंटे के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम और वो क्या नाम है आपका व्हाट्सएप, हर चीज़ डाउन थी। तो वो बेसिकली एक डीएनएस फेलियर था जो कि फेसबुक के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल में चेंज करने से हुआ था, ठीक है ना। वो उनके किसी एम्प्लॉय ने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के अंदर कुछ चेंज किया, जिससे जो उनका मेन राउटर था फेसबुक, आप याद रखना फेसबुक अपना ओन करता है हर एक चीज़। दुनिया में जितनी बड़ी कंपनी है, नेटफ्लिक्स AWS पे चलता है, पूरे का पूरा नेटफ्लिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पे है। स्पॉटिफाई पूरा का पूरा AWS पे चलता है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका AWS पे है। आपकी US गवर्नमेंट, आपकी FBI, आपकी नेटो, आपके जितने वर्ल्ड कॉरपोरेशंस हैं जिसमें NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नासा, ये सब चलती हैं AWS के ऊपर। और इन सब लोगों ने AWS से अपना प्राइवेट क्लाउड लिया हुआ है, ठीक है। किसी का भी अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर फेसबुक अपना खुद ओन करता है हर एक एक चीज़। फेसबुक के अपने डेटा सेंटर्स हैं, फेसबुक का अपना पूरा राउटिंग मैकेनिज्म है, फेसबुक का खुद मेम कैश के अपने बड़े बड़े जाइंट सर्वर्स हैं जो कि पूरे पूरे कमरे जितने हैं, जो कि सिर्फ उनकी कैश स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। तो फेसबुक के उस कन्फिग्रेशन चेंज की वजह से जो फेसबुक का हेड राउटर था, मेन राउटर जो कि पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था ना, वो राउटर में कन्फिग्रेशन चेंज हुई बेसिकली कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट की वजह से। तो वो राउटर क्रैश कर गया। जैसे वो राउटर क्रैश किया तो डीएनएस क्या करता है, हर वेबसाइट का ना रिकॉर्ड अपने पास रखता है। अब मैं आपको एग्जांपल पहले दे दूं कि वेबसाइट में रिक्वेस्ट जाती कैसे और आती कैसे, फिर आपको बताऊंगा कि फेसबुक के साथ क्या हुआ था। जब आप google.com लिखते हो, आपने यहाँ पे आकर लिखा google.com, तो ये क्या करेगा, आपके इस लोकल लैपटॉप से ये एक सिग्नल जाता है आपके राउटर के पास, जो कि वायरलेस राउटर है आपका। राउटर उस सिग्नल को प्रोसेस करता है, उसमें से डेस्टिनेशन और बस जितनी भी चीज़ें निकालनी हो, जो आपको पता है 7 लेयर्स हैं पूरी नेटवर्क की, वो सारी काम में आती हैं। वो डेस्टिनेशन IP एड्रेस, मैक एड्रेस, सब कुछ निकाल के रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके पाकिस्तानी डेटा सर्वर्स, जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग फाइबर का इंटरनेट है ना, तो मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के कनेक्शन है, वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है कि ये बंदा इस जगह से इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। तो अगर तो कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान में बैन है, तो वो फ़ौरन मुझे रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स आ जाएगा कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। तो उसके लिए मुझे VPN ऑन करना पड़ता है, जो VPN सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। मतलब VPN पे भी किसी दिन बात करेंगे, VPN भी बड़ी मज़े की चीज़ है। तो होता क्या है कि अच्छा, अब अगर मुझे अलाउ है, ठीक है, मुझे google.com पे जाना अलाउ है, वो पाकिस्तान में बैन नहीं है, तो वो क्या करता है, वो सर्च करता है अपने DNS में कि मेरे पास google.com का IP एड्रेस पड़ा है कि नहीं पड़ा, ठीक है। अगर तो मेरे उसके पास पड़ा होता तो मुझे रिस्पॉन्स आ जाता है, भाई ये लो IP एड्रेस और ये लो कंटेंट, सारा कुछ मेरे पास आ गया। पर अगर ऐसा नहीं होता, लेट से उसके पास नहीं है, वो नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, पहली बार काम में है, तो ये रिक्वेस्ट जाती है आपके गवादर और कराची, जो आपके हेड हैं बेसिकली, PTCL है या वतीन है या जो भी आपके बड़े बड़े BNSL है, मतलब काफ़ी सारे बड़े आपके पास साइबर, पता नहीं कितने कितने नाम, मुझे नाम भी याद नहीं रहते इनके। तो वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है, फिर उस DNS पे चेक लगाया जाता है कि भैया आपके पास पड़ा हुआ IP एड्रेस इसका, वो कहता है नहीं पड़ा हुआ। फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है समंदर के अंदर से होती होती गूगल के डेटा सेंटर्स में, वहाँ पे गूगल के DNS से पूछा जाता है कि मैं ये चीज़ चाहिए। गूगल कहता है मेरे पास तो पड़ी हुई, मैं तो हूँ ही ये, मैं तो खुद ही ये हूँ। तो वो आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है, वो आते आते वापस पहले आपके जाती है गवादर या कराची में, जहाँ पे आपका वो स्टोर किया जाता है कि अच्छा ये स्टोर कर लो अगली बार के लिए, ताकि दोबारा अगर रिक्वेस्ट आए तो फ़ौरन बंदा फैच कर ले। फिर वो आता है आपके लोकल ISP के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और उसके बाद वो चीज़ जाती है आपके वापस, जो कि आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, जो भी आपका डिवाइस है, आपका राउटर से होती हुई आपको पेज खुल जाता है। अब देखो ये इतना ज़्यादा काम होता है इसमें, गूगल नैनो सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में काम कर लेता है, बिकॉज गूगल बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। लेकिन आपकी वेबसाइट शायद ऑप्टिमाइज ना हो, उसमें बहुत हैवी CSS इस्तेमाल की हुई है, बहुत हैवी जावास्क्रिप्ट है, या बंडल्स बहुत बड़े जावास्क्रिप्ट के, तो उनको भी ऑप्टिमाइज़ करना आपको मैं आगे जाके सिखाऊंगा वेब पैक के साथ और बाकी चीज़ों के साथ। डेवऑप्स इंजीनियर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो, आपने अगर आगे जाके सोल्यूशंस आर्किटेक्ट बनना है या डेटा डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बनना है, तो उसके लिए आपको ये सारी ऑप्टिमाइजेशन भी आनी चाहिए। तो अब हुआ क्या था, ये DNS जो है ना, आप देख लीजिए DNS कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर DNS ही डाउन हो जाए तो आप क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, आपको कभी वो IP एड्रेस मिलेगा ही नहीं। तो उस एक चेंज से जो बैकबोन राउटर था फेसबुक का, पूरे नेटवर्क का एक बैकबोन राउटर होता है, फेसबुक का है, गूगल का भी है, हर एक कंपनी का अपना एक बैकबोन राउटर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करते हैं।
तो उस बैकबोन राउटर में चेंज की गई, जिसकी वजह से डीएनएस ने जब रिक्वेस्ट सेंड की, या लेट से आपने facebook.com लिखा उधर जाके, तो वो रिक्वेस्ट की डीएनएस को। अब डीएनएस ने कहा फेसबुक डेटा भेजो, डेटा भेजो। अब फेसबुक कहे कि मुझे तो पता ही नहीं मेरा आईपी एड्रेस क्या है, बिकॉज वो राउटर ही बैक क्रैश हो गया हुआ है। जिस राउटर ने ये पता लगाना है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई और किस आईपी एड्रेस को वापस सेंड करना है, वो राउटर ही क्रैश कर गया। तो facebook.com मुझे तो पता ही नहीं, तेरा फेसबुक को खुद नहीं पता कि रिक्वेस्ट मैंने किसको भेजनी है। फेसबुक ने कहा भाई मैं नहीं भेज सकता आपको रिक्वेस्ट, मैं डाउन हूँ, थोड़ी देर बाद आना। तो इस तरह आपका फेसबुक डाउन हुआ। अब ये कितनी क्रिटिकल चीज़ है, इससे अंदाज़ा लगाओ कि अब जब facebook.com डोमेन इंटरनेट से ही गायब होगी, पता क्यों? देखो मेरे को बताया, डीएनएस क्या करता है, डोमेन्स का रिकॉर्ड रखता है। जब आपका हेड डीएनएस बंद हो गया जिसने सब कुछ करना था, और आपका बैकबोन राउटर भी काम नहीं कर रहा, तो जो रिक्वेस्ट आई थी ना तो बैकबोन राउटर को पता है उस रिक्वेस्ट के बारे में, ना ही आपके डीएनएस को पता है, बिकॉज आपके डीएनएस तक रिक्वेस्ट पहुंच ही नहीं पाई, बिकॉज राउटर ही काम नहीं कर रहा आपका। तो हुआ क्या था, facebook.com की जो डोमेन थी उसको रिक्वेस्ट सेंड की गूगल की तरफ से। गूगल का बॉर्ग क्लस्टर है, एक बीजेपी नाम की चीज़ आती है, बीजीपी, आप गूगल पर सर्च कर लेना। ब्रिज गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं उसे, ठीक है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो ब्रिज गेटवे तो प्रोटोकॉल। ये ब्रिज गेटवे प्रोटोकॉल ये पूरे इंटरनेट को ना हर वक्त मॉनिटर कर रहा होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल डिजाइन टू एक्सचेंज राउटिंग एंड रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम्स ऑन द इंटरनेट। ये पूरे इंटरनेट को ना हर वक्त देख रहा होता है। आप तो सो रहे हो तो रात को, पर बीजेपी हर वक्त आंख लगा के ना देख रहा होता है कि कौन कौन सी वेबसाइट चल रही, कौन नहीं चल रही। ये भी गूगल और सब कंपनीज की ना आपस में इन्होंने मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बॉर्ग क्लस्टर थे ना गूगल के, उन्होंने बीजेपी को बोला कि facebook.com डाउन है। तो हुआ क्या कि इन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की फेसबुक के सर्वर्स को कि वापस आओ वापस आओ, पर फेसबुक को तो कोई जानता ही नहीं, बिकॉज फेसबुक का डीएनएस ही काम नहीं कर रहा। जब फेसबुक का डीएनएस ही काम नहीं करेगा तो सर्वर को खाक पता चलेगा कि रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई। तो हुआ यूं कि फेसबुक ने कहा कि मैं तो हुई नहीं। तो क्या हुआ, ये बहुत क्लस्टर्स रिक्वेस्ट सेंड करते कि बीजेपी भेजता गया। एक टाइम ऐसा आया कि टाइम आउट होगा रिक्वेस्ट का फेसबुक की तरफ से, तो बीजेपी ने ये पता लगा लिया कि अच्छा जी रिक्वेस्ट जा रही है। पहले तो एक्सेप्ट हो रही थी, अब एक्सेप्ट भी नहीं हो रही, बिकॉज फेसबुक ने टाइम आउट दे दिया ना सर्वर का कि मेरे पास अब हर सर्वर पे ना एक टाइम आउट लिमिट होती है रिक्वेस्ट की। अगर मोर रिक्वेस्ट है तो सर्वर टाइम आउट कर जाता है। तो फेसबुक ने जब टाइम आउट दिया ना, तो बीजेपी ने बोला कि फेसबुक तो लाइव ही नहीं है, ठीक है ना। अब जब फेसबुक लाइव ही नहीं है तो बीजेपी ने पूरे डीएनएसएस को पूरे ग्लोब में बता दिया कि facebook.com की डोमेन नाम की एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप गूगल पर यकीन करना, आप जाकर लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ सकते हो, आप फेसबुक की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। वो खुद मानते हैं कि उस वक्त facebook.com की जो डोमेन है ना, वो भी कुछ लोगों ने सेल करने के लिए लगा दी थी अपने अपने डीएनएस प्रोवाइडर्स के पास। अगर आप उस वक्त उस टाइम में जाके आफ्टर 2 से 3 आवर्स के बाद अगर आप जाके GoDaddy पे लिखते हैं ना facebook.com, तो वहाँ पे अवेलेबल आता है। और कुछ लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ, आप जाकर लिंक्डइन पे देख सकते हो कि उन्होंने जब जाके GoDaddy पे लिखा facebook.com अवेलेबल फॉर सेल थी उस 8 घंटे के अंदर, बिकॉज इंटरनेट को पता ही नहीं था कि facebook.com कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस है एक डीएनएस को मैनेज करने की। अब आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी इतनी बड़ी है ही नहीं कि वो अपना डीएनएस ऑन करे या अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करे। ये सारे क्लाउड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्लाउड में डीएनएस को मैनेज करना पड़ता ही नहीं है। डीएनएस ऑटो मैनेज होता है AWS की तरफ से, एज़ोर की तरफ से और GCP की तरफ से। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कल डीएनएस के बारे में, तो आपको बताना पड़ेगा कि डीएनएस क्या करता है, आपके आईपी एड्रेसेस को स्टोर करता है एक टेबल में, उसके रिस्पॉन्डिंग गूगल जो डोमेन है उनको स्टोर करता है। और अगर कोई रिक्वेस्ट आती है और वो सर्च करके आपको रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स में चेंज कर देता है, अगर उसे वो चीज़ मिलती है। अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो वो उसे कह देगा कि भैया मेरे पास नहीं है, तो आप थोड़ी देर बाद आना, या आप मैं मेन डेटा सेंटर में सेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये आपका डीएनएस है, डोमेन नेम सर्वर्स। तो इतना ये इंटरनेट का ना एक ओवरव्यू है जो इनफ है आपको डेवऑप्स में जाने के लिए। इससे ज़्यादा आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मैंने बताया था मैंने बता दिया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, मेन क्वेश्चंस अगर कोई हैं इसके बारे में किसी चीज़ के। वैसे मैंने काफ़ी क्लियर करके एग्जांपल्स दे के और हर चीज़ दे के बताया, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, मैं आंसर दे देता हूँ। तो जो पॉडकास्ट होगी वो आपको मिल जाएगी, वो बेसिकली यहीं तक होगी। क्वेश्चंस के आंसर्स पॉडकास्ट में नहीं होंगे। तो क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ आपको इस मीट पे या यूट्यूब पे मिलेंगे, पर पॉडकास्ट वहाँ पे ख़त्म हो गई थी जहाँ मैंने बोला है कि मैंने आपको इंटरनेट के बारे में सब कुछ बता दिया है। स्टिल किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का मकसद है कि आज आपका रिवाइज था कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट सेशन आपका होना है डॉकर के ऊपर। तो डॉकर तो पहले हमने पढ़ा ही नहीं हुआ ना,
तो डॉकर हम करेंगे, साथ कोड भी लिखेंगे, डॉकर का कंटेनर बनाएंगे भी, आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं की हुई उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें की हुई है उसको जरा रिवाइज़ करेंगे, बिकॉज मोस्टली चीज़ें मैंने पहले से पढ़ाई हुई हैं, तो मैं सिर्फ उनको रिवाइज़ करवाऊंगा। लेकिन आई होप कि आज आपको इंटरनेट का वो ओवरव्यू मिला होगा जो पहले कभी किसी ने दिया नहीं होगा, ना यूनिवर्सिटी में ना बाहर कहीं। तो कोशिश करो इसको, इंटरनेट को ना इस तरह से ही समझो, बिकॉज बेस्ट यही अप्रोच है इंटरनेट को समझने की। आपको मैंने पूरा का पूरा इंटरनेट एक्सप्लेन कर दिया रिक्वेस्ट के साथ। आप यकीन करो पूरी दुनिया में जब भी कहीं काम करोगे ना, तो आप हमेशा इन्हीं प्रोटोकॉल के साथ काम करोगे, और यही इंटरनेट आपको मिलना है काम करने के लिए। राउटर्स और स्विचेस जो हैं वो आपकी फिजिकल लेयर पे होते हैं। लास्ट लेयर मैंने आपको बताया फिजिकल लेयर जो होती है, जहाँ पर डेटा बेसिकली ट्रांसफर होना होता है। हाँ, बेसिकली कंप्लीट डेवऑप्स कोर्स नहीं है, ये सीरीज़ है। कोर्स होता है जो यूनिवर्सिटी पढ़ाती है आपको, वो बोर्ड पे देख के बताएगी ये वो, तो ठीक है ना। तो वो होता है कोर्स, ये बेसिकली एक एपिसोड है। आपने आज इंटरनेट के बारे में एक एपिसोड देखा है, तो आप अगला एपिसोड देखोगे डॉकर के बारे में। तो ये एक एपिसोड सीरीज़ है, ये कोई क्लास का लेक्चर या कोर्स नहीं है। तो कवर हम पूरा ही करेंगे इंशाल्लाह। टीसीपी में डाटा लॉस नहीं होता, यूडीपी में अब देखो बिलाल, बेसिकली होता है कि गेम्स में ना आपका जो पैकेट है ना, उसकी अवेलेबिलिटी की वैलिडिटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज गेम है ना, और गेम हर वक्त चल रही, गेम लाइव चल रही होती है। तो गेम में आपको पैकेट को वैलिडेट करने की जरूरत नहीं। अगर आप पैकेट को वैलिडेट करोगे तो जब तक गोली मारोगे दूसरा बंदा आके आपको मार चुका होगा, आपकी गोली उसको लगेगी ही नहीं। ठीक है। तो ये टीसीपी में ये मसले हैं, तो इसलिए गेम्स में मोस्टली ऑनलाइन गेम यूडीपी को फॉलो करती हैं। यार सेल क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज फेसबुक के पास राइट्स है ना। आप खरीद देते, आपके घर के बाहर एफबीआई आ जाती, आपके घर के बाहर डाले आ जाते डाले। ठीक है, तो वो फिर आपको पकड़ के ले जाते। राइट्स की बात है ना, सारी गेम तो है आपके पास राइट्स की, तो ये राइट्स की बात होती है। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि आपको एफबीआई पकड़ के लेके जाए, आपका नाम बन जाएगा पाकिस्तान में, तो फिर ठीक खरीद सकते थे आप भी। वैसे भी ये इतना आसान थोड़ी होता है ऐसे खरीद लेना डोमेन। तो ये आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का, मैंने आपको सिर्फ डीएनएस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए सारा कुछ किया है, कि डीएनएस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। कल को आप हो सकता है किसी स्टार्टअप में काम करो जो कि बिल्कुल स्क्रैच सब कुछ डेवलप करता है, ये यूएस में जाकर काम करो, या कहीं से ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ पे आपका काम ही इन सिस्टम्स को बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो वो करोड़ों में जॉब होती है। ठीक है ना। तो होगा क्या कि मतलब बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स होते हैं ना, लेट्स से अगर आपको फेसबुक का कंपैरिजन बताऊं गूगल के साथ या बाकी कंपनीज के साथ, तो गूगल फेसबुक जो अपना खुद का ऑन करते हैं ना, ये आपको आई थिंक 300K, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ रुपया देते हैं एक साल का सैलरी रुपीज़ में। पर मंथ ये 25 लाख से ऊपर बनता है। और जब आप एसआरई बनते हो ना, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर हर कंपनी हायर नहीं कर सकती, बिकॉज कंपनीज पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं होता है एसआरई। मैंने बहुत रेयर कंपनीज देखी हैं जो एसआरई हायर करती हैं। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर होता है, ये बेसिकली 25 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है जिसने पूरी ज़िंदगी सॉफ्टवेयर में गुजारी है। और इसकी जो सैलरीज होती हैं वो 70 लाख से स्टार्ट होती है पर मंथ, पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये आपके, ये जो आपको आज चीज़ें बताई है ना, ये जब आप कभी अगर ऐसा ही बनो, मैं तो दुआ करता हूँ सब बनो, जब आप बनोगे ऐसा ही तब आप ये चीज़ें अपनी आंखों से लाइव देखोगे। आपको एक टर्मिनल पकड़ा दिया रहेगा, उसमें डीएनएस खुला पड़ा होगा, आप देख के परेशान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, फिर आपको मेरी आज की बातें याद आएंगी, लेकिन तब तक आप ऐसे ही पापी बन चुके होगे, तो दो कहाँ 25 साल का एक्सपीरियंस, तो कहाँ अभी, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो करो, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करो, चीज़ों को सीखो। हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने ये सारा कुछ कहाँ सीखा, मैंने भी इंटरनेट से सीखा, मैं वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे सीखा। तो जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हो, वेरी सिंपल। ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है जल्दी पूछो मुझसे।